नमस्कार। देरी के लिए थोड़ा खेद है। आज ब्रीफिंग के लिए साइक्लोन का विषय, जिसमें कल हमने शाम को ब्रीफिंग करी थी मीडिया के लिए, आज हमारे साथ हैं सेक्रेटरी डीओटी, एडिशनल सेक्रेटरी पावर, डीजी एनडीआरएफ एंड डीजी आईएमडी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजी एनडीआरएफ से कि पहले वो ब्रीफिंग शुरू करें अपना। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं, जो अद्यतन स्थिति है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में अभी हाई सीज में है। इसके बारे में डीजी आईएमडी बताएंगे आगे तफसील से। लेकिन जो मूल बात यह है कि जब लैंडफॉल होगा वो कल किसी वक्त दिन में, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होगा, जो कि फोनी साइक्लोन के बराबर है। तो इसलिए इसकी मारक क्षमता, घातक क्षमता बनी हुई है और तैयारी उसी के अनुसार मुकम्मल होना चाहिए। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं, जिसमें बाकी तैयारियों के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट। जैसा कि विदित है, इस पर बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, लगातार पल पल खबर लेने की ज़रूरत है। वो किया जा रहा है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। अभी फ़िलहाल 15 टीम उड़ीसा में हैं, जो कि डिप्लॉयड हैं और ज़मीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहाँ पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। जो एक्सपीरियंस साइक्लोन फोनी का हुआ, उससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है और पर्याप्त ट्री कटर्स, पोल कटर्स इत्यादि पोस्ट लैंडफॉल रेस्टोरेशन के लिए रखा गया है, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो। और जो सबसे अहम बात है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तरह से 2 डिज़ास्टर्स हम लोग एक साथ फेस कर रहे हैं। पहला डिज़ास्टर ऑनगोइंग है, कोविड-19, जो सब आप समझ रहे हैं, और उस माहौल में, उस परिप्रेक्ष्य में ही एक दूसरा डिज़ास्टर हमारे सामने है, जो साइक्लोन की शक्ल में है। सो अगर उसको शॉर्ट में कहा जाए, इट इज़ साइक्लोन इन द टाइम ऑफ कोविड। सो ये डुअल चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये एनडीआरएफ की जो टीमें डिप्लॉय हुई हैं, उसका नक्शा है जो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। ये दोनों राज्यों को मिलाकर नक्शा है, जिसमें आप देख सकते हैं 34 टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, 41 टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, जिसमें से 34 डिप्लॉयड हैं और 7 रिजर्व में। वेस्ट बंगाल में 21 टीमें हैं, अगर रिजर्व को माना जाए तो। लाल में रिजर्व है और 19 टीमें ज़मीन पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, अपना काम कर रही हैं। ये लोकेशंस भी यहाँ हैं जो आपसे साझा किया जाएगा, तो आप इसको रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। 2 टीमें रिजर्व में हैं और 19 टीमें डिप्लॉयड हैं। 6 जिलों में ये डिप्लॉयमेंट हुआ है और 6 जिलों का जो की विवरणी है वो आपके सामने है। इसी तरह उड़ीसा में कुल 20 टीमें, जिसमें से 15 डिप्लॉयड हैं और 5 रिजर्व में हैं। हरे में आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट है और 5 रिजर्व। ये 6 जिले हैं उड़ीसा में, 7 जिले हैं जहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ है। स्वाभाविक है कि जिस जिले में ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना बताई जा रही है वहां ज़्यादा है, तो इसलिए बालासोर में 4 टीमें हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें हैं, भद्रक में भी 3 टीमें हैं। ये ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना है, इसी के अनुसार वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुआ। सो 15 टीमें डिप्लॉयड और 5 टीमें रिजर्व। एक एडिशनल हम लोगों ने बैकअप रखा है, और ये जो 6 बटालियन जिनको चिन्हित किया गया है एनडीआरएफ के बटालियन हैं, 11, 9, 1, 10, 4 और 5। 11 बनारस में है, 9 पटना में है, 1 नंबर गुवाहाटी में है, 10 विजयवाड़ा में है, 4 अरकोनम चेन्नई के पास है और 5 पुणे में है। इन सभी में एयरपोर्ट्स हैं या मिलिट्री के एयरपोर्ट्स हैं, और इनको इसलिए चुना गया कि यहाँ से एयरफोर्स
हेवी एयरक्राफ्ट C-130 इत्यादि से शॉर्ट नोटिस पर ट्रूप्स को ला सकता है जहां पर ज़रूरत हो। तो मैं आपको बता दूं कि 4 टीमें, प्रत्येक बटालियन में 4 टीमें हॉट स्टैंड बाय में रखी गई हैं, जो कल मैंने बताया था, जो शॉर्ट नोटिस पर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है और यहाँ लाया जा सकता है जहाँ पर साइक्लोन का इम्पैक्ट हो रहा है। 6x4 24 टीमें इस तरह से स्टैंड बाय में है, आउट ऑफ द एरिया बट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय में है फॉर एनी टाइम लिफ्टिंग बाय द एयरफोर्स। एनडीआरएफ की एक्टिविटी क्या चल रही है? कोऑर्डिनेशन का काम शुरू से ही हो रहा था, पिछले 7 दिन से हम लोग कर रहे थे। अवेयरनेस लगातार पिछले 3 दिन से अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, वो फोटो में आप लोग देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे। और साइक्लोन के बारे में अवेयरनेस चल रहा है और साथ साथ कोविड के बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है, क्योंकि एक उदाहरण मैं दे दूं, जिस साइक्लोन शेल्टर में 1000 की कैपेसिटी नॉर्मल में है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग माना जाए तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन करना होगा, सभी प्रकार के सैनिटाइजेशन इत्यादि के प्रिकॉशंस लेने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हो सकता है 1000 की कैपेसिटी वाले नॉर्मल साइक्लोन शेल्टर में अब 500 या 400 लोग ही रह पाएँ। तो उसकी तैयारी कैसी होगी, उसके बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है। और इवैक्यूएशन का काम शुरू हो गया है। इवैक्यूएशन में अभी हम लोग, क्योंकि ये अब सबसे प्राथमिकता, बड़ी प्राथमिकता है इवैक्यूएशन, जान बचानी है लोगों की, तो वो इवैक्यूएशन का काम अभी लगातार बदस्तूर जारी है। और अनाउंसमेंट्स दैट एनडीआरएफ इज़ अवेलेबल, इसके बारे में भी वहाँ कहा जा रहा है। और एनडीआरएफ जो है कम्युनिटी रिस्पॉन्स और कम्युनिटी रिलेशनशिप वहाँ पर सेटअप कर रही है। ये कुछ आपके सामने चित्र हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ की एक्टिविटी क्या हो रही है। अवेयरनेस कैंपेन आरामबाग हुगली, उलुबेरिया हावड़ा, जो जिले चिन्हित हैं। सागर आइलैंड में आप देख सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। और सागर आइलैंड एक मेजर इम्पैक्ट एरिया होगा इस साइक्लोन से, अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग चलें तो यहाँ लैंडिंग होने की पूरी संभावना है। ये 24 परगना नॉर्थ, हसनाबाद, यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। ये काकद्वीप, जो दूसरा आइलैंड है सागर आइलैंड के साथ साथ काकद्वीप, जो कि हाई इम्पैक्ट जोन माना जाता है। अगर एज पर प्रेडिक्शन और एज पर ट्रैजेक्टरी लैंडिंग हुई तो काकद्वीप भी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। ये उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में जो अवेयरनेस कैंपेन का सिलसिला है वो पिछले 3 दिन से चल रहा है और ये भद्रक में है, जो कि एक सस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो। ये जगत सिंहपुर में है, जो भी एक हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ये बालासोर में है, यह भी एक हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट, बल्कि यहाँ 4 टीमें हैं एनडीआरएफ की। ये केंद्रापाड़ा में है और ये पुरी में है। तो ये हमारी जो कार्रवाई है ये आपके सामने है। फिर से मैं दोहरा दूं कि इसको हम लोगों ने सुपर साइक्लोन की कैटेगरी को देखते हुए तैयारी की है। और एक बात मैं कह दूं कि आज ही नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने की और आज ही, जैसा कि आप लोगों को विदित है, माननीय गृह मंत्री महोदय ने दोनों ही मुख्यमंत्री महोदय और महोदयों से बात किया और तैयारी के बारे में जायजा लिया है, जिसके आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि पूरे समन्वय के साथ कार्रवाई हो रही है केंद्र और राज्य सरकारों में। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डीजीआईएमडी से, प्लीज। नमस्कार। जैसे हमने कल जानकारी दी थी कि अम्पन एक सुपर साइक्लोन है, मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है ये मॉनिटरिंग हो रहा है और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि स्पीड
बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा और कल आफ्टरनून यानी इसी टाइम पर और शाम तक ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबंस के आसपास पार करेगा। जब ये तट पर घुसेगा और हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर आवर होने का पूर्वानुमान है। ये जो विंड स्पीड है वो सबसे ज़्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद हो रहा है कल आफ्टरनून से रात तक। ये बहुत डिवास्टेटिंग विंड स्पीड है। इसमें लार्ज स्केल और एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर्स को, जैसे टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बेंडिंग और फ्रूटिंग हो सकता है। लार्ज एवेन्यू ट्रीज, बूसी ट्रीज और फ्रूटिंग हो सकता है और थेचेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है और जो होर्डिंग्स वगैरह है वो प्रोजेक्टाइल जैसे काम करके भी डैमेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे टॉल ट्रीज वो एरिया में होते कोकोनट वगैरह वो भी डैमेज ला सकते हैं। मैं ये जानकारी दूं, ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन्स और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। और इसके साथ साथ हम भी हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। कहाँ कितना हेवी रेनफॉल होगा हम आपको बाद में बताएंगे। और अभी जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जो रेड लाइन है वो मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है, जो जैसे मैं बोल रहा था कि ये दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच जाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर होगा, इसके साथ बांग्लादेश एरिया और इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है इसका भी असर रहेगा। कैसे रहेगा, लेट अस सी कि इसका विंड स्पीड कैसे रहेगा। जैसे हम बताया कि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड कोस्टल बांग्लादेश, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में रहेगा 155 to 165 गस्ट इन 185 kmph। इसके साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ भी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा 110 to 120 kmph गस्टिंग टू 135 kmph। इस विंड के साथ भी हम डैमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज, बेंडिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ टेलीफोन पोल्स हो सकता है और थेचेड हाउसेस, स्लम एरियाज और कंक्रीट एंड टीन हाउसेस भी अफेक्टेड होगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस साइक्लोन के साथ जो स्टॉर्म सर्ज आता है कि टाइडल वेव आता है वो इस इलाका में बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अभी जो अनुमान है कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में स्टॉर्म सर्ज भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वो भी देखेंगे कि कितना स्टॉर्म सर्ज होगा। अभी भी उड़ीसा की विंड्स का हम बातें करें तो ऑलरेडी जो साउथ कोस्टल उड़ीसा है वहाँ विंड स्पीड अभी 55 to 65 kmph गस्ट टू 75 kmph चल रहा है, जो समुद्र का इलाका है साउथ कोस्टल उड़ीसा के साथ, यानी गंजाम, गजपति, पुरी जिला के साथ जो समुद्र है उसमें विंड स्पीड बढ़ गया है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ये विंड स्पीड कल सुबह साउथ कोस्टल उड़ीसा और जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का इलाका है 75 to 85 kmph होगा। और जब साइक्लोन कल दोपहर को सबसे नज़दीक में आएगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के पास, तब विंड स्पीड 100 to 110 kmph गस्टिंग टू 125 kmph होगा। और इसके साथ साथ जो थोड़ा इंटीरियर एरिया है जैसे पुरी, खोर्धा, जो खोर्धा के अंदर भुवनेश्वर आता है, कटक, जाजपुर,
वहाँ भी विंड स्पीड 55 to 65 kmph, वेस्टर्न 75 kmph होगा। सो इसमें ये विंड्स में जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज होगा हम बाद में आपको बताएंगे। सो ये जो इस फोरकास्ट में आपको बोल रहा हूँ, ये काल से हम यही फोरकास्ट दे रहे हैं, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं है। वेस्ट बंगाल का बात करें तो आज शाम से या रात को यहाँ विंड स्पीड 55 to 65 km/h, ऑगस्टिन 75 km/h हो सकता है जो सी एरिया है वेस्ट बंगाल के आसपास, और ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह 75 to 85 km/h ऑगस्टिन से 95 km/h हो सकता है। और जब साइक्लोन तट को पार करेगा आफ्टरनून से रात तक, तब 155 to 165 kmph सबसे ज़्यादा, और एक गस्टिंग में 185 kmph हो सकता है। और जो पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स, और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 110 to 120 kmph, गस्टिंग to 135 kmph होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो ये है हमारा जो तेज बारिश की अनुमान। ये जो आप एक मूवी देख रहे हैं ये एक डायरेक्ट मॉडल आउटपुट है। सो इसके हिसाब से हम नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। हेवी बोलते हैं जब रेनफॉल अमाउंट 7 to 12 सेंटीमीटर होता है, और वेरी हेवी बोलते हैं जब ये 12 to 20 सेंटीमीटर होता है। आप वेस्ट बंगाल का देखें, जो रेड कलर जो है वो मोर देन 20 सेंटीमीटर है। सो हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एरिया में, स्पेशली साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे ये साइक्लोन ऊपर जाएगा उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में, 20 तारीख से 21 तारीख तक भी वेस्ट असम, सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी हैवी रेन हो सकता है। मगर जो डिजास्टर्स रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने नाम लिया वही डिस्ट्रिक्ट्स में हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये रेनफॉल शुरू हो जाएगा आज रात से, मगर ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कल ही होगा, 20th को होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो इसलिए अकॉर्डिंगली हम हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। 19 मई के लिए उड़ीसा में हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दिए हैं, स्पेशली जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स, और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल दिए हैं खोर्धा और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स। 20th मई के लिए हम नॉर्थ उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स है भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रापड़ा एंड केवंझर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रखे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो वेस्ट बंगाल का बात करें जहां सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वहां 19th को रेनफॉल शुरू होगा। मैनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल एरिया में, स्पेशली ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। और 20th इज चैलेंजिंग डे है, उसमें बारिश के साथ तेज हवा रहेगा और स्टॉर्म सर्ज रहेगा। हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20th मई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स है ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 21 मई को इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है गंजटी वेस्ट बंगाल का, और इसके साथ साथ साउथ वेस्ट बंगाल में भी बारिश होगा। और इसके साथ साथ आसाम एंड मेघालय में भी बारिश होगा 21 तारीख को, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस। ये जो है ये स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का मॉडल प्रोडक्ट्स है। हम जैसे कल बोले थे आज भी बोल रहे हैं कि 4 से 5 मीटर एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइडल वेव नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है। ये स्टॉर्म सर्ज आफ्टरनून में शुरू होगा और लैंडफॉल जब तक जारी रहेगा तब तक ये स्टॉर्म सर्ज भी जारी रहेगा, यानी आफ्टरनून से नाइट तक स्टॉर्म सर्ज होगा। धीरे धीरे स्टॉर्म सर्ज बढ़ेगा, लैंडफॉल टाइम पर मैक्सिमम स्टॉर्म सर्ज होगा। जैसे स्टॉर्म आप चित्र से देखेंगे, जो ट्रैक है, ट्रैक के राइट साइड में ज़्यादा आपको रेडिश कलर दिखा रहा है जो कि डेंजरस एरिया है। सो जहाँ ट्रक जाते हैं इसका राइट साइड में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है, इसलिए साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और मेदिनीपुर में हम 3 to 4 मीटर स्टॉर्म सर्ज होने का
उम्मीद रखे हैं। जैसे हमने अभी हेवी रेनफॉल, विंड और स्टॉर्म सर्ज की बात की, ऐसे आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये एक मल्टी हजार्ड सिनेरियो है, डिजास्टर सिनेरियो है। इसके लिए डैमेज जो एक्सपेक्टेड है वो है कि एक्सटेंसिव डैमेज टू ऑल टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस, सम डैमेज टू ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, एंड पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसलिए बाहर कोई नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल्स घूमता रहता है ये विंड के साथ। Extensive uprooting of communication and power poles, disruption of rail and road links, extensive damage to standing crops, plantations, and orchards, blowing down of palm and coconut trees, then uprooting of large bushy trees. Large boats and ships may get turned from their moorings. So इसलिए एक्शन है कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन, वो बोट हो, स्मॉल या लार्ज, या शिप्स हो, कुछ भी वो एरिया में नहीं जाना चाहिए नॉर्थ वे ऑफ बंगाल को। और इसके साथ साथ रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, नहीं तो टोटल सस्पेंड करना है। एफेक्टेड एरिया में लोग सेफ प्लेसेस में इंडोर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और लो लाइंग एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रहे हैं। कभी भी वो एरिया जो है वो एक डेल्टाइक एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो, वहाँ बहुत सारे रिवर है, रिवराइन एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग रिवर में भी ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी होता है। इसलिए हम ये एडवाइस दिए हैं कि कोई भी बोट, स्मॉल शिप्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम उड़ीसा की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, इसमें भी जो विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 to 110 गस्टिंग टू 125 kmph, इसमें भी डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है कच्चा हाउसेस, और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन पोल्स, मेजर डैमेज टू कच्चा एंड पक्का रोड्स, देन माइनर डिस्ट्रप्शन ऑफ रेलवेज, ओवरहेड पावर लाइन्स and signaling systems, widespread damage to standing crops, plantations, orchards, falling of green coconuts and tearing of palm fronds ऐसे हो सकता है। और स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स, ये भी इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उड़ीसा कोस्ट के पास भी हम फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीटली बंद करने के लिए बोले हैं, और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट या सस्पेंशन करने के लिए भी हम सुझाव दे रहे हैं। यहाँ भी अफेक्टेड एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, नहीं तो वो सेफ प्लेस में रहना चाहिए, और बोट्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और आपको जानकारी लेकर खुश होंगे कि दोनों ही स्टेट में ये सभी एडवाइस के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इवैक्यूएशन जहाँ ज़रूरत है इवैक्यूएशन हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, IMD सभी मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक जैसे आपने बताया टेलीकम्युनिकेशन, पावर पोल डिसरप्शन, सो वी आर हैविंग विद अस सेक्रेटरी डॉट। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पॉसिबल अरेंजमेंट्स और प्रिपेयर्डनेस उसके बारे में जस्ट। धन्यवाद। जैसे कि महापात्रा साहब ने आपको बताया कि जब इतनी तेज रफ्तार की विंड चलती है, साइक्लोन होता है, तो बहुत एक्सटेंसिव डैमेज होता है। पेड़ गिरते हैं तो जो टेलीकॉम की जो केबल्स हैं, कॉपर की हो या ऑप्टिकल फाइबर की हो, वो डैमेज हो जाती हैं। जो टेलीकॉम टावर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एंटीना मुड़ जाते हैं, BTS या जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वो उड़ जाता है। और यदि पावर सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो मोबाइल टावर्स को पावर की आवश्यकता होती है, वो भी दिक्कत आती है। दोनों राज्यों में सभी ज़िला जो प्रभावित हैं वहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। BSNL भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है। कल की जो कैबिनेट सचिव महोदय की जो बैठक थी, जो NCMC की बैठक होती है, उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन सब ऑपरेटर्स के साथ विस्तृत चर्चा करके तैयारी का पूरा प्लान फिर से रिवाइज कर लिया। डिजास्टर के लिए हमारा प्लान होता है, और ऐसे मौक़ों पे, ऐसे समय उसको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, पर तभी भी आवश्यक होता है कि सब ऑपरेटर्स के साथ बैठ के उनकी दिक्कतों को समझ के
और इस समय जब जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो कैसे समाधान किया जाए, उन सब चीज़ों का हमने हल निकाला। उन सबको हमने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। एसएमएस द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं जिलों की जहां पे प्रभाव पड़ेगा, उनको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए। ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं, और ये निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। इसके अलावा तूफान गुजरने के बाद, साइक्लोन गुजरने के बाद इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू रहेगी, यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी कंज्यूमर, अगर उसके पास किसी एक प्रोवाइडर का फ़ोन है और उस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्राइबर जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस पर लैच कर लेगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली ये रोमिंग हम करते हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसको रोमिंग कहते हैं, तो ये उसी राज्य में, उसी ज़िले में ये इंट्रा सर्कल रोमिंग भी चालू कर दी जाएगी। तैयारी के अंदर जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोला गया है कि जनरेटर सेट्स पर्याप्त मात्रा में रखें डीजल के साथ, और उनको स्टेशन कर दें हर एक ज़िले में, जिससे जहाँ पे भी पावर का डिस्ट्रप्शन हो, ये जेन सेट्स हम उन टावर्स पे ले जाके टावर को चालू कर सकें। स्पेयर पार्ट्स की जो आवश्यकता होती है मरम्मत के लिए, क्योंकि एंटीना डैमेज हो जाते हैं, बीटीएस जैसे मैंने बोला उड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पावर की इक्विपमेंट जो टावर के साथ होती है वो खराब हो जाती है, इसके लिए भी बोला है कि वो पूरी तैयारी रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल पर्याप्त मात्रा में रखी जाएगी, और फॉल्ट रिपेयर टीम्स जो कि तुरंत फॉल्ट रिपेयर करेंगे, जहां जहां केबल खराब हुई है उसको जोड़ेंगे, जहां टावर में डैमेज हुआ है उसको ठीक करेंगे, उनको भी, इन टीम्स को भी स्टेशन किया जा रहा है। इनके रहने में जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस समय होटल, धर्मशाला वगैरह बंद हैं, वो भी हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं जिससे कि कोई कठिनाई ना हो, और मूवमेंट के लिए जो एसेंशियल सर्विस के लिए आवश्यक होगा इस समय, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल फोकस, खास फोकस होगा जो कि बेस स्टेशन कंट्रोलर होते हैं। कई सारे टावर एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से जुड़ते हैं, और बेस स्टेशन कंट्रोलर जो हैं वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस स्टेशन कंट्रोलर्स पे हम पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ खराबी होने से कई टावर आगे के प्रभावित हो जाते हैं। तो पूरी केयर की जाएगी कि इनको डैमेज ना हो, जो डैमेज हो वो तुरंत रिपेयर किया जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी, कलेक्टर, पुलिस, एसपी, अस्पताल, इन सब में जो ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शन हैं, जिसको FTTH कहते हैं, फाइबर टू द होम कनेक्शंस, इनको सबसे पहले प्राथमिकता से रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि जो लोग सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में लीडरशिप दे रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो बिल्कुल बरकरार रहें, बिल्कुल कायम रहें, कोई दिक्कत उनमें ना आए। हमारा कंट्रोल रूम DOT में कल से 24/7 24 घंटे चालू रहेगा। ऑलरेडी चालू हो गया है, अभी हम 8 से 8 बजे कर रहे थे, कल सुबह से वो 24/7 का चालू हो जाएगा। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एक उड़ीसा के लिए और एक वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि सब टेलीकॉम ऑपरेटर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो DDG होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी हमने इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया है। तो मुझे विश्वास है कि तूफान, साइक्लोन काफ़ी भयंकर है, पर उसके बावजूद हम स्थिति को नॉर्मलाइज जल्दी कर देंगे और डैमेज को मिनिमाइज करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। एंड साथ में भी हैव एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पावर सर आपसे, सो दैट द कनेक्टिविटी के लिए जो भी
पावर सपोर्ट चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट वो तो बनी रहेगी प्लीज़। थैंक यू। इस साइक्लोन से पावर सप्लाई फ्रंट पर किसी प्रकार के डिसरप्शन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पर्याप्त संख्या में इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में डिप्लॉय किया है और हमने कल से ही 24/7 कंट्रोल रूम कोलकाता, भुवनेश्वर और पावर ग्रिड हेडक्वार्टर में स्थापित की है। और ये जो प्रोबेबल पाथ ऑफ साइक्लोन है और जीआईएस मैपिंग के आधार पर हमने वैसे ट्रांसमिशन लाइंस एंड सबस्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस साइक्लोन के हाई इम्पैक्ट एरियाज़ में रहेंगे। हमने जैसे वेस्ट बंगाल में 4 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन राजरहाट, सुभाष ग्राम, दुर्गापुर और बेरहामपुर को हाई अलर्ट पे कर दिया है और उड़ीसा में 2 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन एट बारीपादा एंड पांडीबेरी इसको हाई अलर्ट में किया है। हमारे पावर ग्रिड के जो ऑफिशियल्स हैं वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट के सतत कांटेक्ट में है और हमने जो लाइकली एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वहाँ पे इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम अलॉन्ग विथ ERS ट्रेन्ड मैन पावर और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो रेडीनेस में रखनी है वो सब तैयारी की है। और ऐसे मौके पे जो ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स को रेस्टोर करने के लिए जो नेसेसरी स्पेयर्स या स्पेयर ट्रांसमिशन लाइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, DG सेट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सब का हमने पर्याप्त स्टॉक इंश्योर किया हुआ है। दुर्गापुर, हल्दिया, रेंगाली इन ओडिशा, राउरकेला इन ओडिशा, यहाँ पे हमारी इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम डिप्लॉयड है और हमने कल से ही जो ट्रांसमिशन लाइन जो विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड उस पर स्पेशल पेट्रोलिंग की हुई है और ये हम लोग उसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को जो आवश्यक सहायता या सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अदर तरीके से जो अवेलेबल करानी है वो हम लोग वो अवेलेबल कराएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअस टच में पावर ग्रिड के ऑफिशियल्स और हमारे NTPC के ऑफिशियल्स है। थैंक यू। Thank you. I think, friends, we can take a question from you. 44. प्रभाकर सारा टीवी से। सर, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ये थोड़ा क्या कमज़ोर पड़ा है, तब ये एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में आ गया है। कल ये जब पहुंचेगा तो क्या थोड़ा सा और चेंज देखने को हो सकता है कि थोड़ा और माइल्ड हो जाए? और दूसरा सवाल ये है कि इसका इनलैंड इम्पैक्ट कितना हुआ है? इनलैंड इंडिया के अंदर कहाँ कौन कौन से राज्य हैं जिन पे इसका असर दिखाई देगा? क्या नॉर्थ इंडिया में भी इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा? जैसे हमने जानकारी दे रहे थे कि अभी इसका जो विंड स्पीड है 200 से 210 किलोमीटर पर आवर है और गस्टनेस में 230 से 240 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है। मगर जब ये तट के पास जाएगा कल, वो इसका विंड स्पीड will be 155 to 165 kilometers per hour, gusting to 185 kilometers per hour. ये भी very severe to extremely severe cyclone storm होगा और इसका लार्ज स्केल डैमेजिंग पोटेंशियल भी रहेगा। इसलिए जो हम पहले भी पूर्वानुमान दिए थे वो स्वयं पूर्वानुमान हम जारी रखे हैं।
और जैसे इनलैंड की बात किया जाए तो इनलैंड में भी इसका असर है। सिर्फ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, ये सभी एरिया में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली 21 तारीख को। 20 तारीख को वहाँ बारिश शुरू होगा और 21 तारीख को ज़्यादा बारिश, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस हो सकता है। और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में इसका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है, कोई रेन या विंड कुछ होने वाला नहीं है नॉर्थ इंडिया में इसकी वजह से। 150। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन से। सर, आमतौर पे जब मानसून से पहले बड़ा चक्रवात आता है तो उसका असर मानसून पे भी होता है, मानसून की गति पे भी होता है। क्या इसका असर भी मिल सकता है? मानसून देरी से हो सकता है या कम हो सकता है? ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्पन का डेवलपमेंट हुआ, इसका दो तरीके का असर रहा मानसून के ऊपर। आपको जानकारी होगा कि मानसून साउथ अंडमान सी और जो एडजनिंग एरियाज ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल, निकोबार आइलैंड्स में मानसून एडवांस कर चुके हैं। वो मानसून एडवांस के लिए ये सिस्टम हेल्पफुल रहा। और जो केरला का मानसून की बात, एडवांस की बात करें तो वहाँ मानसून स्लाइटली डिले होने का उम्मीद किया जा रहा है। हमारा जो पूर्वानुमान दिया गया है मई 15 तारीख को, 1 तारीख को यूजुअली, जून 1 तारीख को यूजुअली मानसून केरला तट पर आता है और इस साल ये 5 जून को आएगा, स्लाइटली डिले, 4 डेज डिले। और इसका प्रमुख कारण यही ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन एक टेम्पररी डिस्टर्बेंस होता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो टेम्पररी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है रीजनली, इसको डिस्टर्ब कर देता है। और ये जाने के बाद फिर रिस्टोर करने के लिए एटमॉस्फेयर को थोड़ा 4-5 दिन टाइम लगता है। इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्लाइट डिले होगा। जून 5 तारीख को केरला तट पर मानसून आने का उम्मीद है। फ्रेंड्स, आई थिंक जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया, वी हैव टू स्टे अलर्ट, follow the advisories of IMD and remain aware of what's going on. So with this request and appeal to all of you, I thank all of one. Thank you very much.